गुंडा राज खत्म हो गया था। वजह ये भी तो लोग वही कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर और उसकी सरकार में कितना बड़ा अंतर है। सब खत्म कर दिया। वहाँ पर हम दिल्ली में बैठकर इतनी बात तो करते हैं, आप वहाँ पर जाकर उत्तर प्रदेश में किसी गांव में जाकर अपनी बात रखने की हिम्मत तो करके दिखाओ। तो मेरा तो इस सरकार से यही कहना है कि समय रहते चेत जाओ। आपको ठीक ठीक सही मशवरा दिया जा रहा है, नहीं तो उसके बाद स्थितियां आपके हाथ से बाहर जाती रहेंगी। हाँ, ये मौका नहीं मिलने वाला है। मौका मिला, बहुत अच्छा मौका है। आज 2024 का इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है और आप मान जाओ, और आपको इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिल रही होगी। ऐसा नहीं है आपको, आपकी इंटेलिजेंसियल कहीं पर फेलियर है, होती है कई जगह पर। जैसे अभी पीछे नूह में जो आपकी इंटेलिजेंसी फेल हुई है, मैं बता रहा हूँ आपको कि आपकी इंटेलिजेंसी फेल नहीं है। और आपको ये रिपोर्ट्स मिल भी रही है कि हिंदुस्तान का, भारत का SC ST बहुत जल्द एक होने जा रहा है, और बहुत स्तर पर एक हो रहा है, एक मोटे स्तर पर एक हो रहा है। आपकी नींदें हराम कर देगा 2024 से पहले यदि आपने अभी करवट नहीं बदली तो। मेरा निवेदन है आपसे, आप चेत जाओ। जय हिंद, जय भारत। कुछ कहना चाहते हैं, उनका भी फर्क है तीसरी। अब उसका हमारे पास सोल्यूशन क्या है, सही बताइए। बाकी बची बहन बची मायावती, ठीक है। बहन मायावती, अब बात चल रही थी कि वो राहुल गांधी ये बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं, ये बोलते। मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, बहन मायावती कहना चाहता हूँ। बहन मायावती को हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। बहन मायावती ये कर दे कि मैं 80 सीटें बीजेपी की ना किसी को दूँगी, मैं सिर्फ SC ST दूँगी, मैं 80 की 80 सीटें। बहन मायावती बोल रहे कि मैं किसी मनवादी को टिकट नहीं दूँगी, मैं दूँगी 80 सीटें है ना यूपी की, SC ST को दूँगी, माइनॉरिटी दूँगी। हम उससे साथ हैं मायावती के, बहुत बड़ी जी सवाल मत करो, क्योंकि वो कह नहीं सकती, वो बोलेगी नहीं। 70% मनुवादियों को टिकट दिया है। मैं जी बोलो। अरे अब वो मायावती बोल रहे ना, तो टिकट देंगे तो अच्छा बने वो। हाँ, इनकी भी सुनो, जाना चाहिए। हम लोगों को ये ऐसा अंधा है कि होएगा नहीं कभी। मैं मनुवादी बोलिए सर, बोलो। मायावती मनुवादी के खिलाफ नहीं बोलते, वो नहीं बोलते मैं ठीक मनुवादी की। देखो उसकी भी बात करें पहले इनको बोलने दो, सब इनकी बड़ा। नरेंद्र जी सही कह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। ऐसा होना चाहिए। ये दोनों ही पार्टियां मनोवादी हैं और ये ST और SC के खिलाफ हैं हमेशा, और हमेशा रहेंगी। इन पर भरोसा करना बहुत गलत है। चलो जी, इधर घुमाओ, मास्टर जी के पास जाओ जी, इधर घुमाओ, जम के बोलो, पर जाने के मैसेज है। माइक लगा हुआ ऑलरेडी, उसको छोड़ दो। ये लगा हुआ ऑलरेडी लगा हुआ। आ जाएगी, यहीं से आवाज़ आ जाएगी। बोलो, छोड़ दो इसको। अच्छा, अभी हमारे बीच में एक चर्चा चल रही है, हमारे बीच में क्या पूरे देश में, मनुवादी। तो ये बताइए, आज से 10 साल पहले क्या ये चर्चा थी? नहीं थी। बताएंगे आप सवाल करो अब फिर। नहीं, हाँ, अच्छा ठीक है। नहीं, बता देंगे। थी। मनुवादी अब हैवी हो रहे हैं हमारे ऊपर, इसलिए चर्चा है। लेकिन 10 साल पहले ये चर्चा नहीं थी। जब से बीजेपी आई है यहाँ पर सत्ता में, जब से ये चर्चा है, ये मनुवादी। ठीक है जी, ठीक है, बताओ। अच्छा मैं बताता हूँ, थोड़ा इन दोनों का सवाल का जवाब दे दूँ। देखो, एक बात तो ये है, जो नरेंद्र जी ने सवाल उठाया है, देखिए भारत की डेमोक्रेसी में किसी भी पार्टी को पॉसिबल नहीं है कि किसी एक वर्ग, एक जाति को ही टिकट दे, क्योंकि बहुत सारी जनरल सीटें वहाँ आप खड़ा भी करोगे तो आपको वोट नहीं मिलेगा। वो इस डेमोक्रेसी का पार्ट है कि आपको, जैसे ये मनुवादी पार्टियाँ क्या करती हैं, SC ST विंग बना रखे हैं ना, वो इसलिए बना रखे हैं कि बाबा साहब रिजर्व सीटें करके गए, उन सीटों पे जनरल कोई नहीं लड़ सकता, इनको SC ST को लड़वाना इनकी मजबूरी है, लड़ना पड़ेगा। तो वो बहन जी वो नहीं कर सकती जो जनरल सीट हैं। लेकिन एक फ़र्क है, देखो एक चीज़ है, जैसे ये मनुवादी क्या करते हैं, जो जैसे अभी बार बोल रहे हैं हमारे मान्यवर जी कि हमारे 131 सांसद हैं इन मनुवादी पार्टियों से जीते हुए संसद में, लेकिन उनकी एक की आवाज़ नहीं आती।
ये चुन तो लेते हैं अपनी पार्टी से, मगर उनको बोलने नहीं देते। उनको कह रखा कि तुम बोलोगे नहीं हमारी मर्जी के बिना। और सेम यही चीज़ बहन जी करती है, भले ही उन्होंने ब्राह्मणों को मंत्री भी बना दिया हो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी जो बहन जी के विरुद्ध या उसकी पॉलिसी के विरुद्ध बोल दे। पूरी सरकार के फैसले जो भी काम होता था बहन जी अपने स्तर पे करती थी और किसी की हिम्मत नहीं थी। जिस तरह ये उनको वो बना के रखते हैं ना, वो क्या कहते हैं गुलाम, उसी तरह बहन जी के भी पैर छू करके बहन जी उसी तरह, किसी को आज़ादी नहीं थी कि कोई उनके विरुद्ध बोल दे, उनके फैसले के विरुद्ध। और इसीलिए शायद बहन जी पहली इस देश की एडमिनिस्ट्रेशन है जिन्होंने सफाई कर्मचारी महिलाओं को 2 घंटे सुबह ड्यूटी पर आने से छूट दी। वो एकमात्र है, क्योंकि वो है। उसने कहा कि 2 महिलाएं जो सफाई कर्मचारी हैं वो सुबह 6 बजे नहीं आएंगी, वो 8 बजे आएंगी, अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए 2 घंटे का समय दिया। तो ऐसी महान हमारी बहन जी हो सकती है ना। अब उसमें ब्राह्मण भी थे, ठाकुर भी थे, लेकिन कोई बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। बहन जी ने 1-1 रुपये पे रजिस्ट्री करवा के फ्लैट दिए जो आज करोड़ों के हैं। जो काशीराम योजना में, आवासीय योजना में 1 लाख फ्लैट जिसमें सबको मिले, 1 रुपये के, कोई वो नहीं, सिर्फ 1 रुपये के, जहाँ सबको मिले जो थे। तो ये बहन जी कर सकती है ना। तो देखिए सवाल है हमारी डेमोक्रेसी में बाबा साहब जो बना गए अनेकता में एकता का, वो इसीलिए बना गए कि कोई भी पार्टी, कोई वर्ग अपना वो डिक्टेटरशिप ना कर सके और सबको इक्वल। जो पहला हमारा संविधान का वो है कि समानता, जो उसमें प्रेम्बल में है, इक्वलिटी। तो इक्वलिटी लाना सबकी जिम्मेदारी है ना। तो इसीलिए बहन जी उनको राजनीतिक पार्टी कर रही है, कोई घर की कोई सामाजिक संस्था तो है नहीं उसमें, इसीलिए सबको वर्गों को उसमें देना पड़ता है। और जहाँ तक हमारे, अब शायद उम्मीद है आप सेटिस्फाई होंगे। दूसरी बात हमारे, अब आप रुको, बाद में बोलना, पहले आपका सवाल जो मायावती के बारे में बोल रहे हैं। मायावती ने आपका विचार सर 5 मिनट हुई तो बता। अच्छा हैं क्या? अच्छा बोलो। मायावती ने हमारा छीन के दूसरों को दिया। क्या बताओ? पहले जब भी आपने देखा होगा कोई भी सफाई कर्मचारी की पोस्टें निकलती थी तो हमारे उसके वाल्मीकि समाज को दी जाती थी। लेकिन मायावती ने पहली बार क्या किया, सफाई कर्मचारियों की 1 लाख पोस्टें निकाली और उसमें रिजर्वेशन के हिसाब से दिया। जनरल 50%, ठीक है, SC ST किया उसने, खाली वाल्मीकि नहीं। मतलब ये कि उन्होंने सबको दी, सबको मतलब बनाया, बांट दिया। हमें क्या मिला? ये तो सर नहीं देखिए, नहीं। अच्छा देखिए, आप देखो ये, अच्छा ठीक है, अब आपके 2 सवाल हो गए। देखो पहले इसी को ले लेते हैं। बहन कुमारी मायावती ने ये कहा कि भाई जब हमारे लोग सफाई कर सकते हैं इतने सदियों से, तो तुम बामन ठाकुर क्यों नहीं कर सकते? वो पहली महिला इस देश की कि उन्होंने ब्राह्मणों से झाड़ू लगवाई और आज भी सफाई कर्मचारी बनाया और हमारे लोगों को। और दूसरी बात ये, हम चिल्लाते हैं ना कि हमारे लोग सफाई का काम क्यों करते हैं, चिल्लाते हैं ना। तो बहन जी ने कहा तुम्हें सफाई के काम से हटा करके, और उन्होंने उनको स्किल्ड करने की योजनाएं लाई, जमीनें भी दी, घर भी दिए, उनको काम भी दिए। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मिले जो कि उसका बेनिफिट मिला। अगर वो दूसरे टर्म में हो जाती तो शायद हमारे लोग उस सफाई के काम से 100% वो हट ही जाते, अगर दूसरे टर्म में आ जाती तो 2012 में। खैर दूसरा पहला क्या सवाल था आपका? आपने जो पहला सवाल किया था बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था। हाँ, मनुवादी। देखिए ये एक्चुअली ना, ये प्रचार का वो है कि बाबा साहब की लड़ाई किसके खिलाफ थी? तो भैया ये तो आज के 150-125 साल जब बाबा साहब थे, जब वो इन मनुवादियों के खिलाफ लड़ रहे थे। अच्छा चलो उससे पहले भी चले जाते हैं, उससे आगे भी चले जाते हैं। यहाँ पर जब वो सावित्रीबाई फूले और महात्मा फूले की लड़ाई किससे थी? उससे थी ना। तो आप कैसे कह रहे हो 10 साल पहले से सुन रहे हैं? हाँ, वो ये बात है कि हम जागरूक अब हुए हैं। नहीं, हम जागरूक अब हुए हैं। और खास तौर पे जो सोशल मीडिया आने से ये जो घर घर पहुंचा है। नहीं तो मान्यवर कांसीराम की लड़ाई किसके खिलाफ थी? इन्हीं के बाद थी। जो 1900 और हमारे दीना भाने की लड़ाई किसके खिलाफ थी? ये सब इसी खिलाफ तो थी। बहुजन समाज या बहुजन पार्टी तो बाद में बनी। जो बहुजन आंदोलन जो उसमें बना, आपके सरकारी कर्मचारियों को जो काशीराम जी ने बनाया था, वो बामसेब तो इन मनुवादियों के, जातिवाद के खिलाफ ही बना था। और बाबा साहब ने भारत के संविधान में आर्टिकल 17 उन्होंने यही तो लिखा, आर्टिकल 15 ये मनुवादियों के खिलाफ तो था कि आप जाति के उस पर किसी को यहाँ तक कि दुकान से भी आप जनरल स्टोर से सामान लेने के लिए मना नहीं करेंगे। आप स्नाना घाटों जो आप जाते हो, गंगा जमुना जी के हरिद्वार वगैरह, बाबा साहब की कृपा है। जब आप डुबकी मारते हो ना हरिद्वार में, तो वहाँ जय भीम बोला करो, वहाँ पर जय भीम ने दी है तुम्हें शक्ति वहाँ जाने की। आर्टिकल 15 में लिखा है किसी होटल में, ढाबे में
आपको मना नहीं करेंगे बैठने के लिए और खाने के लिए और रुकने के लिए, रूम देने के लिए मना नहीं करेंगे। ये आर्टिकल 15 में बाबा साहब ने लिखा। तो मनुवाद की लड़ाई आज से थोड़ी है। मनुवाद, और सबसे उससे भी पहले चले जाएं तो मनुवाद की लड़ाई तो नहीं देखिए, इससे एक मिनट मैं धीरे धीरे नहीं सर, वो इसलिए वो सोशल मीडिया आने से घर घर पहले हाँ ज्यादा जागरूकता ही है। हाँ, इसलिए पता लग रहा है। नेशनल मीडिया जो ना हम लोगों की बात, दिखाता ही नहीं था। हम लोगों की बात को दिखाने की बात को क्या, सुनने की बात को क्या, हाँ। वो हम लोगों के नजदीक से गुजरता भी नहीं था। तो खुद ही और आज सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया अपने तरीके का एक ऐसा मीडियम है जो हर आदमी अपनी बात रखकर पूरे हिंदुस्तान को बता सकता है। तो ये पूरे भारत को बताने का जो काम है वो सोशल मीडिया कर रहा है। और सोशल मीडिया में भी हमारे साथ जैसे ये लोग जो मतलब इस तरीके के नंद किशोर जी जैसे जो महान लोग हैं, जिनका मतलब जीवन जो है ना, भले ही चाहे कितने कठिन परिस्थितियों में गुजर रहा हो, लेकिन वो अपनी और हमारी बात रखने का पूरा मादा रखते हैं और अपने तरीके से इस पूरे भारत में अपनी बात को फैलाने का काम कर रहे हैं। इतने सारे लोगों की बात को वो पूरे भारत को बताते हैं। एक और बात मैं जोड़ता हूँ। 15 सितंबर हमने सबसे सभा शुरू होने से पहले हमने किनका गुणगान किया? पेरियार साहब का। पेरियार साहब के खिलाफ लड़ रहे थे। वो जो देवी देवता किसके फेंकते थे? वो मनुवादियों के तो फेंकते थे। वो उनकी लड़ाई देखो। अभी क्या है कि पिछले 10, 15, 20 साल से एक्चुअली जो बहुजन मूवमेंट धीरे धीरे चल रहा था, और जैसे पहले ऐसे माध्यम नहीं थे, 10 लोगों से बात की तो वहीं दब के रह गई, वो आगे नहीं गई। और ये मनु मीडिया हमें कभी दिखाता नहीं था। आज भी देखो आज तक वगैरह पे जो डिबेट होती हैं उसमें कितने अनुसूचित जाति के लोग वहाँ पर वो बुलाते हैं, वहाँ पर प्रतिनिधि बोलने के लिए, एक नहीं बुलाते। अच्छा, दूसरा बीजेपी की तरफ से भी कोई वो दुबे सुबे होगा, और कांग्रेस की तरफ से भी कोई मिश्रा पिसरा होगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी जो पिछड़ों की जाती है उसकी तरफ से भी कोई वो द्विवेदी चौबदी होगा। इनकी सब वही सारे ब्राह्मण, अलग अलग पार्टी के सारे अपर कास्ट वहाँ एंकर बैठे होते हैं बहस करने वाले। अरे भैया कमाल कर रहा, हमारी इस वो तो आज किया है ना सर। अरे वो तो अभी किया है ना, वो तो अभी किया है, वो तो अभी एक बात सुनिए, अभी तो बाई चांस किया। सवाल इस बात का है कि अब हम अपील करेंगे अपने मान्यवर लोगों से, जो सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी हैं, कि भाई देखो आज जो है ना, सवाल आपके इस बात का नहीं है कि आपको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है। आज सवाल हमारे संविधान का और आने वाली भविष्य का है। आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो गुलामी की तरफ बढ़ रही हैं बिल्कुल। तो इसलिए आज फैसला हमें खुले विचार से और हमें संविधान को ध्यान में रख के संविधान बचाना है, और दूसरा आने वाली पीढ़ियों को गुलाम होने से बचाना है। इसलिए अब भावना से किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करना है। अब हमें अपनी शक्ति को बनानी है, खुले दिमाग से, विचार से, ताकत से। अब हमने इन दोनों मनुवादी पार्टियों को बहिष्कार करना है और तीसरी महाशक्ति बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में तीसरी शक्ति बनाएंगे। वो अकेली भी नहीं है, जैसे और हैं अनुसूचित जाति जनजाति की पार्टियां हैं, पूरे देश में उनको इकट्ठा करके तीसरा बहुजन मोर्चा बना के और 2024 में मनुवाद मुक्त भारत बनाना है, मनुवाद को परास्त करना है। मायावती जा रही है, कहाँ जा रही है? तीसरा मोर्चा बना रही है। नहीं बनाएंगे ना, तीसरा बनाएंगे, हम भी मदद करेंगे उसमें। वो तो जा रही है इंडिया में। नहीं वो अरे सर ये अफवाहें होती हैं, कभी उनको बीजेपी की बेटी नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये एक राजनीतिक लेकिन उसका मुखिया होना अलग बात है। अज्ञानी जी, ये एक राजनीतिक विडंबना है, या हम इसको ये कह सकते हैं कि इसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है। देखो जी, अब राजनीति अगर राजनीति की ही बात करनी है तो ये तो पार्टी विशेष अपने तरीके से अपना काम करेंगी। अब जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो उनका जो कोalition है, वो अपने तरीके से काम कर रहा है, उनके पास अपने लोग हैं। कांग्रेस का जो कोalition है, उनके पास अपने तरीके के लोग हैं, और वो पहले से 70 साल से ये दोनों एक जैसा ही तो काम करते आए। अब जो लोग जैसे साउथ से लोग, अब जैसे साउथ से पार्टी, देखिए चल तो पॉलिसी तो दोनों की सेम ही चल रही है, पॉलिसी दोनों की सेम चल रही है। आप ये बताइए, आपसे मैं एक सवाल कर लेता हूँ, मेरी बात सुनो। हमारे लोगों में देखिए, हमारे लोगों का इसको दिल्ली में आए जी, दिल्ली में क्या इंडिया में क्या किया इन्होंने? हरिजनों के लिए क्या किया? मतलब जो शेड्यूल कास्ट के लिए क्या किया बीजेपी ने?
बीजेपी ने क्या किया? मैं क्या तो रहा हूँ कितनी आपको? जगह मैं कितनी यही तो कह रहा हूँ मेरी आपसे। सुनो ना, कितनी जगह उजाड़े हैं लोग, गरीब लोग बिठा नहीं, हम तो कह रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं इस बात को। कितनी को कितनों की जगह दी है बताओ? हमें देखिए ऐसा है, आप एक लीग से हट के बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको आप भावना में बात कर रहे हो, भावना में एक छोटी मोटी बात कर रहे हो। अपना मैं बताता नहीं, हूँ देखो, आपको, उत्तर प्रदेश में देखो क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, यदि मेरे से कोई अपराध हो गया, सर मेरे से कोई अपराध हो गया, गुरु जी मेरे से कोई अपराध हो जाता है, उत्तर प्रदेश की बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे से कोई अपराध हुआ तो संवैधानिक तौर पर वहाँ पर पुलिस है, कोर्ट है, कचहरी है, तहसील है, उनका काम बनता है जी मेरे से सवाल जवाब करने का या मुझे दंडित करने का, बनता नहीं बनता। मैंने अगर कोई कसूर किया, मेरी फैमिली के किसी मेंबर ने तो नहीं किया, मेरे परिवार ने तो नहीं किया, मेरे से तो गलती हुई है, मैं गलती मान तो रहा हूँ, लेकिन ले जाकर मेरे घर पर बुलडोजर चढ़ा दिया जाए, ये कौन से कानून में लिखा है? ये संविधान के अंदर किसने किसको पावर दे रखी है? ऐसी किसको पावर दे रखी है भाई कि तुम जाओ और बुलडोजर लेकर और चढ़ जाओ? मैंने कसूर किया, मैंने मान लिया। सर दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी सर मेरे खिलाफ करो ना, परिवार का दोष नहीं है। मैं दोषी हूँ सर, मैं दोषी हूँ, मेरे खिलाफ क्यों? वो मुसलमान थे ना जिनको मारा। नूह में क्या हुआ? नूह में भी तो यही सब चला सर। वो दो लड़के आए और मार दिया दोनों को, अतीक को और उसके भाई को। जी सर प्लीज। बड़े-बड़े बदमाश बने दोनों को, पुलिस के प्रोटेक्शन। और दो लड़के मार अच्छा, दिए। आप जरा इनकी बड़ा से हाँ जी, अपने भाई आज का जो विषय चल रहा है उस बारे में सब ने बड़े अच्छे अच्छे विचार रखे हैं। बाकी जो है हमारे साथ जो शोषण होता रहा ना, ये आज का नया तो शोषण है नहीं, कोई बीजेपी आई है जो कर दिया, लेकिन अब ये ज़्यादा हो रहा है, इससे पहले कम हो रहा था। अब 1982 के अंदर रेलवे के अंदर भर्ती पे बैन लगा था पूरे हिंदुस्तान पे, में जो उस टाइम इंदिरा गांधी थी उस टाइम भर्ती बैन लगा था। हमारे भाई हवा सिंह भी बैठे हैं, ये रेलवे के अंदर अधिकारी रहे, पता है इनको। उसके बाद 1992 के अंदर जो है निजीकरण चालू हुआ, वो भी कांग्रेस राज में शुरू हुआ। और उसके बाद में जो है निजीकरण का इतना बढ़ावा हो गया कि रेलवे के बहुत सारे स्टेशन अभी बिक गए, एयरपोर्ट बेच दिया, LIC बेच दिए, और खाने खदाने जितने कोयला खाना है, तेल के भंडार सब एक ही निजीकरण को तरफ अडानी को दिए जा रहे हैं। और इसका बारे में सब जानते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक सरकार बैठी है सब कुछ बेची जा रही है, खुल्ला गुंडागर्दी हो रही है। इस बारे में कोई कह नहीं सकता। कोई 131 हमारे MP वो बैठे हैं, वो सब आँख खींच के बैठे हैं, गुलाम बैठे हुए हैं, जो अगर जो बोल देगा वो ED CBI वगैरह उसके पीछे लग जाएगी। इसलिए कोई बोलने का अधिकार नहीं है, जब तक सरकार बदलेगी नहीं कुछ नहीं होने वाला। ये कैसे तय करें कि वो 131 MP जो बैठे हैं वो हमारे, कैसे तय होगा? SST तो है, शोषण SST का हो रहा है ना। अरे बहुत लोगों का मैं बताऊँ आपको, मैं दावे से कह सकता हूँ, बहुत लोगों ने SC ST के सर्टिफिकेट बनाकर अपने आप को, ये भी बात सही है। कितने सारे लोग हैं वो पुलिस में नकली, अभी वो पकड़ी गई ना बम्बई वाली, तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपने देखो बिल्कुल सही, ना, उसमें से 3% 4% ही आपको ओरिजिनल मिलेंगे, बाकी सब कोई बिल्कुल राइट, एक्सेप्टेड, बिल्कुल राइट। भाई जो सर्टिफिकेट स्रोतों को उन्होंने करा है बदलना पुराना मुख्य उसकी सब SDM उनका, उसका SC सही बात है। सब कुछ तो उन्हीं का है। मैं तो दावे से कह रहा हूँ इस बात को, और मैं आज से थोड़ी कह रहा हूँ इस बात को, मैं तो पिछले 25 साल से इस बात को कहता आया हूँ कि जो लोग MP MLA आपने बनाकर बिठाए हैं, वहाँ पर विधानसभा में विधायक बनाकर बिठाए हैं और निगम के अंदर पार्षद बनाकर बिठाए हुए हैं, अगर ओरिजिनली उनकी क्वारी करवा ली जाए ना, तो ऐसे आपको 2 या 3% ही लोग मिलेंगे जो ओरिजिनली SC ST से बिलोंग करते होंगे, नहीं तो सारे के सारे इन्होंने जनरल कैटेगरी के लोगों को। वो एक अभी जो राणा ना, मनप्रीत राणा, जी जो महाराष्ट्र की वो सांसद, बिल्कुल, अभी वो डिस्क्वालीफाइड हुई है ना, उसका नकली था सर्टिफिकेट, यही था ना सर्टिफिकेट नकली वाला। और अभी भी कुछ सरकारों के अंदर, बहुत सारी सरकारों में इन्हीं के MP और इन्हीं के MP और इन्हीं के मिनिस्टर्स पार्लियामेंट के अंदर खुद खड़े होकर बयान दे रहे
कि फलाने आदमी का सर्टिफिकेट नकली है, ढिकाने आदमी का सर्टिफिकेट नकली है, किसी की एजुकेशन डिग्री नकली है? मोदी के सर्टिफिकेट बताइए। मोदी के सर्टिफिकेट लेके कराऊं हजार लोग हैं, ऐसे दिखा दूंगा मैं, जो पार्लियामेंट के अंदर चीख के कहते हैं कि उनका सर्टिफिकेट नकली है। ईडी का छपाओ क्यों नहीं कराती फिर सरकार उनकी इंक्वायरी? आप ये बताइए, आज मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि हमारी दिल्ली नगर निगम का मैं आपको एक सवाल जवाब बता देता हूँ। दिल्ली नगर निगम के अंदर सफाई कर्मचारी को परमानेंट हुए 12 से 13 साल हो गए। 12 से 13 साल के अंदर उसके पे फिक्सेशन का, जो पे फिक्सेशन का उनका बिल होता ना, वो तक अभी लागू नहीं किया, आज तक नहीं मिला होगा उनको। और अधिकारियों को पेट्रोल का खर्चा इतना मिल जाता है कि जितना उनकी तनख्वाह भी नहीं होती होगी। वह पार्लियामेंट में देखो, एक पार्लियामेंट में देखो एक एमपी का, सर अशोक अज्ञानी जी, पार्लियामेंट में एक एमपी का कैंटीन का बिल उठा के देखो, 5-5 साढ़े 5-5 लाख रुपए में क्या खा रहे हैं ऐसे वो लोग? ऐसा क्या खा रहे हैं? ऐसा क्या खाते हैं वो लोग जिनका 5-5 लाख रुपए का बिल लोकसभा के अंदर कैंटीन का आता है? कौन रोक रहा है उनको? क्या कॉरपोरेशन क्या निगम, ये दिल्ली नगर निगम मर गई है क्या? उनके अधिकारियों को पता नहीं है? एक बात बताएं मेरे से, उनके बड़े अधिकारियों को 4 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी, चल रहा है उनका। उनकी तो होटल से जो ना, अगर वो किसी को कुछ कॉल कर दे तो उनके घर में आकर सारी सुविधा उपलब्ध करा दी जाती है। एक सफाई कर्मचारी को कौन पूछ रहा है? वो 4-4 महीने 10% का ब्याज उठाकर अपने बच्चों को खिलाता है, और जब उसको पैसे मिलते हैं तो वो बेचारा नगन का नगन रह जाता है। 10%। आप सोचो, इनके पैसे निकालने के लिए 10% उनके घूस ली जाती है। और एक बात बताइए, तनख्वाह क्यों रोक रहे हैं? तनख्वाह क्यों रोक रहे हैं? पहले तो ये सरकार ये कहती थी कि दिल्ली नगर निगम का अपना काम है, वो अपने आप देखेगी। फिर उन्होंने कहा कि जी हम तो ना एक दूसरे माध्यम से दिल्ली गवर्नमेंट को पैसे देते हैं, वो अपने आप देखेगी। अब तो दिल्ली नगर निगम है वो सीधी की सीधी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के पास है, अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो अब क्या दिक्कत आ रही है उनको पैसे तनख्वाह देने में? अभी भी 1000 केस लगे हुए हैं, कोर्ट के अंदर लगे हुए हैं। अभी भी कोर्ट के अंदर 1000 केस लगे हुए हैं जिनके पैसे पूरे नहीं मिल पा रहे हैं, जिनकी रिटायरमेंट के पैसे 2017 से, सुनिए, 2017 से जो लोग रिटायर्ड हैं उनकी जो रिटायरमेंट का फंड है वो तक नहीं मिला सर। तो आप ये बताइए ना, वो लोग गर्द में जी रहे नहीं जी रहे? उनकी जिंदगी किस तरह से चल रही है? कभी सरकार आपको कमजोर रखना चाहते हैं, जो आप कर्जे में डूबो और जो पैसा मिले तो वो कर्जे में चला जाए। ये तरक्की है भारत की, 10 साल में तो बहुत कुछ हुआ है। जिसमें अभी जोर दिया जा रहा है कि भारत देखो जी, भारत बताएंगे। सर बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा है, क्योंकि हम सफ़र कर रहे हैं इससे। इधर बोलो, एक मिनट नंदकिशोर जी सुनो, इधर करो। कांग्रेस के टाइम में कभी पैसा नहीं रुका, कभी तनख्वाह नहीं रुकी, टाइम से तनख्वाह मिलती थी, रिटायरमेंट का पैसा टाइम से मिलता था, 3-3 महीने के अंदर रिटायरमेंट का पैसा मिलता था। और आज 12-12 साल हो गए जो पक्के हुए हैं लोग, आज तक उनका ये रीढ़ नहीं मिला। देखो सर, हम आपकी बात से इत्तेफाक रख रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम में वो मिलता था, लेकिन कांग्रेस के टाइम में ये ठेकेदारी शुरुआत हुई, कांग्रेस ने ही सब किया। देखिए वो सारे के सारे बंद कर दिए। पेंशन बंद कर गया अटल बिहारी, इससे बड़ा होता है। नहीं, लेकिन वो पॉलिसी तो कांग्रेस सरकार की लाई हुई थी, सारी की सारी वो कांग्रेस की लाई हुई सब पॉलिसी है। अच्छा ठीक है, देखिए एक मिनट देखो, अच्छा एक मिनट नहीं चलाने दो, एक मिनट देखो। मैं कह रहा हूं आपको कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पहले आई है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार पहले थी? नहीं पहले एक मिनट सर देखो, अरे हाँ तो सुन लो ना। हाँ यही मैं कह रहा हूँ जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कोई ऐसा काम किया जो संविधान के खिलाफ था, तो उसके बाद 10 साल किसकी सरकार रही? क्या हुआ? ट्रेड यूनियनों ने उसको सरकार को, क्योंकि लेफ्ट के उससे चल रही थी, 62-63 एमपी थे लेफ्ट के जिनकी ट्रेड यूनियन है, उन्होंने भर के इसको मेमोरेंडम दिए कि भैया पेंशन बहाल कर दे। तो इसने डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस ने 10 साल में क्यों नहीं करी? चलो मैं कहता हूं अटल बिहारी वाजपेयी कर गया संविधान के खिलाफ, तो तुम उसको ठीक करना चाहिए ना।
उसकी जगह फिर तुम्हें मौका दिया जनता ने, तो कांग्रेसियों ने क्यों नहीं ठीक करा? आप 151